Hello, everyone. So we are again back with the new topic of English grammar. A very warm welcome to these live sessions of Vision Educate Academy. And do subscribe our channel and like our videos too. If you have any kind of a doubt or you want us to cover any kind of a topic in English grammar, please do let us know in the comment section. Okay, so let us start with the today's topic. And today's topic we are covering as we were continuing verbs. तो हमने finite verbs अब तक complete किए हैं. Finite verbs are categorized into two, finite and non-finite verbs. हमने ये section तो already cover कर लिया था, right? Left hand side वाला. So today we will going to go through the concept of non-finite verbs. ये non-finite verbs हैं क्या? तो चलिए देखते हैं. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं? अ वर्ब दैट शोज द एक्शन but doesn't denote the time of action, that is tense, is called non-finite verb. They are also known as non-verbals or intransitive verbs. यहाँ पर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि एक वर्ब क्या है. एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब क्रिया वो क्या होता है जो हमें एक्शन बताता है. ये नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ब जो सिर्फ एक्शन बताए लेकिन टेंस की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती उससे और हमें जरूरत भी नहीं है उस इंफॉर्मेशन की. वैसा वर्ब सेंटेंस में एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है. क्योंकि जो भी हमें वर्ब टेंस की इंफॉर्मेशन देता है, टेंस के साथ साथ एक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, तो वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स को नॉन वर्बल्स एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स भी बोला जाता है, राइट? सो वी विल सी सम एग्जांपल्स. वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं क्या. कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर. दे लाइक टू स्विम, माय ग्रैंडमा यूजेस अ वॉकिंग स्टिक, साइक्लिंग इज द मोड ऑफ एन एक्सरसाइज. ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि हर एक कैटेगरी में से एक एग्जाम्पल हम लें. तो अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है एज एन एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंफिनिटिव. दे लाइक टू स्विम. सेकेंड एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम पार्टिसिपल्स. कौन से टाइप का पार्टिसिपल है वो हम कॉन्सेप्ट्स में गो थ्रू करेंगे. फिलहाल हम इतना समझेंगे ये पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ पर. साइक्लिंग इज अ मोड ऑफ एन एक्सरसाइज. यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस के स्टार्ट में ही है. दिस इज एक्टिंग एज अ जेरेंट. नाउ मैंने 3 यहाँ पर टाइप्स लिख दिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो हम आगे गो थ्रू करने वाले हैं. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल के फॉर्म्स में देखे. यहाँ पर 3 टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, gerund, infinitive एंड participle. हमने एक एक एग्जाम्पल इन सबका देख लिया, बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा डिटेल में देखते हैं. लेट्स मूव फर्दर. यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है gerund का कि gerund है क्या. पहले तो मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए. अ gerund is a word ending with ing and performs the function of a noun. It is used either as the subject, the object, preposition of the verb or complement of the verb. सिंपल सेंटेंस में अगर सिंपल इंफॉर्मेशन इसे फ्लो किया जाए सिंपल वे में, तो gerund एक ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब ये वर्ब के ही टाइप्स हैं. हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं, राइट? नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये वर्ब के ही मैनिपुलेटेड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब एंडिंग विद डी, ईडी, एनटी और मे बी ईएन. तो हमारे यहाँ सेंटेंस में जब हमारे पास वर्ब एक आईएनजी के फॉर्म में खत्म होता है, लेकिन वो किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो किसका एक्ट कर रहा है, नाउन का एक्ट कर रहा है सेंटेंस में. इट इज यूज इधर एज अ सब्जेक्ट. वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड समटाइम्स वो प्रीपोजिशन
के प्रीपोजिशन के बाद आएगा, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। जब भी आपके पास इनकम्प्लीट वर्ब होगा, उस वर्ब को कंप्लीट करेगा ये जेरेंट। उसको हम कुछ एग्जांपल्स में समझते हैं, ठीक है। नाउ वर्किंग हार्ड मेक्स यू सक्सेसफुल। यहां पर हमारे पास हमने कहा कि जेरेंट एक ऐसा वर्ड है जो आईएनजी से खत्म होता है। सो आई गॉट अ वर्ड वर्किंग इन अ सेंटेंस। वर्किंग हार्ड मेक्स यू सक्सेसफुल। यहाँ पर जब भी आपके पास सेंटेंस में अगर आपको फाइंड आउट करना है, एनालिसिस करना है कि कहां पर आपका जेरेंट है, तो बड़ा सिंपल है, वर्ब के साथ आईएनजी होगा, या तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा, या तो प्रीपोजिशन के बाद, या फिर आपके मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। बट इसे क्रॉस वेरीफाई कैसे करें? आप इन्हें बड़ी सिंपल मैनर में क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट टू द सेंटेंस। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज मेक यू सक्सेसफुल, वर्किंग हार्ड मेक्स यू सक्सेसफुल। सो आपके पास जो भी वर्ब प्लस आईएनजी होगा जो एक नाउन का काम करेगा, वो हमेशा व्हाट का आंसर देगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, मैंने क्वेश्चन व्हाट से फ्रेम किया, मैंने आपका नाम पूछा, तो आप मुझे अपना नाम बताएंगे, यानी कि नाउन। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जेरेंट एक्चुअली वर्ब प्लस आईएनजी। जेरेंट नाम कैसे पड़ा? वर्ब प्लस आईएनजी जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़कर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन या किसी भी पोजीशन पे जाता है सेंटेंस की, तो हम उसे एक नया नाम देना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। दैट्स द रीजन यहाँ पर जब वर्ब आईएनजी के फॉर्म में अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देता है, तब हम उसे एक नया नाम देते हैं, और यहाँ पर उसका नाम पड़ा जेरेंट। अब देखिए सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, मैं इसी सेंटेंस को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वी आर अवेयर कि फाइनाइट वर्ब हमेशा मिडिल में होता है, एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बाद। वो हमें एक्शन और टेंस दोनों बताता है। तो कॉन्सेप्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ये है कि ओरिजिनल वर्ब की जो पोजीशन है, फाइनाइट वर्ब की जो जगह है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं ले सकता। तो सिंपली वो कहाँ जाएगा? जो बची हुई पोजीशंस हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और मे बी बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब, और मे बी वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। जब मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट क्वेश्चन पूछा इस सेंटेंस को, तो मुझे आंसर यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में मिला। करेक्ट है, सब्जेक्ट के फॉर्म में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जनरली क्या आता है, कौन सा एलिमेंट आता है ग्रामर का, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है? नाउन, राइट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जब भी आपके पास वर्ब प्लस आईएनजी होगा, आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं व्हाट से। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। He likes reading very much. सिंपली मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। ये एलिमेंट्स, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ पर मेरा एडवर्ब है। He likes reading, तो भाई मैं फाइनाइट वर्ब तो बिल्कुल कैलकुलेट ही नहीं कर सकती, बिकॉज हम नॉन फाइनाइट वर्ब और वो भी आईएनजी के फॉर्म में ढूंढ रहे हैं। What does he like very much? मैंने इसे क्वेश्चन पूछ लिया अभी। What does he like very much? He likes reading very much. तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, राइट? हमें किसके फॉर्म में मिला है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आंसर मिला है। तो यहाँ पर ये हमारा जेरेंट होगा। जो भी वर्ब प्लस आईएनजी व्हाट का आंसर देता है या व्हाट के आंसर के फॉर्म में आता है, वो जेरेंट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स। यहां पर अगर आप देखोगे ये सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ये हमारा प्रीपोजिशन और ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए मैंने आपको एक बात नहीं बताई, फर्स्ट वाला सेंटेंस सब्जेक्ट की पोजीशन पे है आपका, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। आई होप आपने ये क्लॉजेस वाले टॉपिक्स पढ़े होंगे अपने लोअर ग्रेड्स में, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर जेरेंट में समझ रहे हैं।
जब भी जिरेंट यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी सब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है तो हम उसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोलते हैं। अब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये क्यों बोला गया, हम वर्ब को टैग क्यों करते हैं, क्योंकि वर्ब की जो पोजीशन है वो ओरिजिनल है, वो कभी चेंज नहीं करता, वो बहुत रिजिड है, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। फाइनाइट वर्ब की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब को हमेशा हम टैग करते हुए बाकी एलिमेंट्स को सेंटेंस के समझते हैं। हमने जब कहा वर्किंग हार्ड मेक्स यू सक्सेसफुल, तो वो वर्ब के पहले है और सब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की पोजीशन पे आ गया। He likes reading very much. He is a subject, likes is a verb and object हमारा reading है। Very much एक adverb है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा कि verb के बाद में यानी कि object की पोजीशन पे हमारा gerund आ रहा है, तो ये हो जाएगा object of the verb। थर्ड सेंटेंस में प्रीपोजिशन आप देखेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रीपोजिशन ऑफ द वर्ब, यानी कि ये हमारा जो सेंटेंस है, I am tired of applying jobs. What I am tired of? तो आंसर आएगा applying for jobs. मैं किससे परेशान हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ जॉब्स में, जॉब्स के लिए अप्लाई करते करते। तो आपका ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है हमारा, ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, और प्रीपोजिशन कहां पर है, वर्ब के बाद में, राइट। आई एम टायर्ड ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब्स, तो यहां पर आपके वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आया, तो आप प्रीपोजिशन को टैग करेंगे, ठीक है। बेशक ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आप देख पा रहे हैं, ग्रीन इंक यूज कर रहे हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है, तो आप प्रीपोजिशन ऑफ द वर्ब बोलेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई एम इन लाइफ इज बिकमिंग अ राइटर। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हमारा हो जाएगा लेट्स से कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब मैंने कैसे टैग किया, वर्ब हमारा मिडिल में है, आप देख पा रहे हैं, इज माई एम इन लाइफ डैश, व्हाट इज माई एम इन लाइफ, मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया, व्हाट इज माई एम इन लाइफ, बिकमिंग अ राइटर। सो यहाँ पर वर्ब के बाद में, मतलब यहाँ पर वर्ब इनकम्प्लीट है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इस चीज को हाइड कर दूं, बिकमिंग अ राइटर, तो देयर विल बी नो इंफॉर्मेशन फ्लोड, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ना। तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेंटेंस is completing the other section of the sentence. So it becomes a type of a gerund जो complement of the verb के form में आता है। I hope the concept is clear. I'll repeat again. Gerund एक verb का ऐसा form है जिसमें हम ing लगाते हैं और वो sentence के subject या फिर object या वो preposition के बाद या फिर वो हमारे main verb या auxiliary verb के बाद use होगा। हम हमेशा वर्ब को इसलिए टैग करते हैं बिकॉज वर्ब हमेशा कांस्टेंट रहता है अपनी पोजीशन को लेके, वो फिक्स्ड है, वो रिजिड है, वो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता। दैट्स द रीजन हम बाकी पोजीशंस को समझने के लिए वर्ब की हेल्प लेते हैं, पोजीशन को समझने के लिए वर्ब की हेल्प लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। सो जेरेंट एक नया नाम था वर्ब के ऐसे फॉर्म को जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, फाइनाइट वर्ब की पोजीशन छोड़ के वो दूसरी पोजीशंस पे जा रहा है। सो दैट्स द रीजन whenever verb plus ing acting as a noun in a sentence, it will be taking subject, object, it will come after preposition, or maybe it will be coming after the verb. It is known as gerund. It's a very simple concept. I hope this concept is clear to you. We'll move further with the next topic. The next non-finite type is infinitive. Again, this is a very simple concept. Infinitive है क्या? Again, एक verb का ऐसा form है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, मतलब फाइनाइट पोजीशन पे नहीं है। दैट्स द रीजन हमें इसे एक नया नाम देना पड़ा है। ये वर्ब ही लेकिन अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर
आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। Here we have some sentences like to is human, her plan is to settle in Australia, we are about to begin our work, I wish to become a poet। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं आप लोगों को अभी ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जो हमने इससे समझने की कोशिश की। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मैं एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हूँ, एक कॉमन सेंटेंस जिसमें एक हमें मीनिंग मिलता है, कंप्लीट सेंटेंस मिलता है। फाइनाइट वर्ब हमेशा मिडिल में होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स एक्चुअली है क्या? फाइनाइट वर्ब की पोजीशन हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे दे कैन बी ईदर at the subject position or object position, or maybe between subject and verb, or maybe verb and object। I hope now this the concept is clear। मतलब gerund, participles और infinitives जब भी आएंगे वो इस पोजीशन पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये finite verb की पोजीशन है जो हमें एक्शन के साथ साथ टेंसेस भी बताते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी टेंसेस नहीं बताता, उसका काम ही नहीं है। वर्ब का ही फॉर्म है, बस पोजीशन चेंज है इसलिए उसका काम चेंज हो गया, वो सिर्फ एक्शन बताता है, टेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता। चलिए इन्फिनेटिव का डेफिनेशन लिखा है, वो हम एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन टू। अब यहाँ पर बताया है कि इन्फिनेटिव वर्ब का बेस फॉर्म यूज करता है। बेस फॉर्म बोले तो प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमेशा प्रीपोजिशन टू के बाद में लगता है। ये सेंटेंस में कहीं पे भी यूज हो सकता है, जैसे कि हमारा जेरेंट यूज होता था। जेरेंट हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन पे था, ऑब्जेक्ट की, वो प्रीपोजिशन के बाद आ सकता था, वो वर्ब के बाद आ सकता था। सेम कॉन्सेप्ट हमारे इन्फिनिटिव में भी है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो वर्ब है वो हमेशा अपने फाइनाइट वर्ब जो होता है वो अपनी मिडिल उसकी पोजीशन होती है सेंटेंस के फॉर्मेशन में। अब ये वहां छोड़कर ये दूसरी जगह पे है, मतलब वहां पर टेंस रहेगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज। आपके सेंटेंस में जो भी सेंटेंस होगा उसमें टेंस रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन आपको वो फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है आपके फाइनाइट वर्ब की पोजीशन को छोड़ के कौन सी और जगह पर टू प्लस वर्ब है। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में आएंगे, टू प्लस वर्ब। आप देख रहे हैं, to is human, her plan is to settle in Australia, we are about to begin our work, I wish to become a poet। So here we are with all the infinitives from all these sentences। To is human, is a verb form of error। हम कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, बस ये कुछ वो ही एग्जाम्पल है। अब अगर आप देखोगे टू is human is at the subject position, subject verb object, right? her plan is to settle in Australia, ये exactly हमारे verb के बाद आ रहा है। देखिए subject verb, ये subject है, ये verb है, verb के बाद आ रहा है to settle in Australia। what यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास verb के बाद तुरंत आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब हो गया। सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया, ठीक है। वी आर अबाउट टू बिगिन आवर वर्क, अबाउट प्रीपोजिशन आ गया, वर्ब, सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो इट इज बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप देखोगे, देख रहे हैं आप, ये वर्ब प्रीपोजिशन के बाद में है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद में, तो प्रीपोजिशन ऑफ द वर्ब होगा कि प्रीपोजिशन को हमने टैग कर दिया और प्रीपोजिशन के पहले कौन है, वर्ब, क्योंकि वर्ब अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, राइट। आई विश टू बिकम अ पोएट, अगेन अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ये रहा हमारा टू बिकम अ पोएट। वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, and in between we have infinitive। Infinitive is a form of verb in which we use a simple present tense form of verb and it is always preceded by a preposition to। तो हमेशा टू प्लस वर्ब अगर आप सेंटेंस में कहीं पे भी देखते हैं
तो वो एक इन्फिनेटिव होगा। और ये यूज क्यों होता है? इन्फिनेटिव हमेशा सेंटेंस में तब यूज होगा जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो करना चाहते हैं, आप अपने लाइक्स या डिसलाइक्स के बारे में बात करना चाहते हैं, आप कोई भी ऐसी बात करना चाहते हैं जो रूटीन में हो, जो लेट्स से आपके स्केड्यूल में काफी रिपीटेटिव हो, हैबिचुअल हो। आप ऐसी चीज हमेशा इंफॉर्मेशन फ्लो, ऐसी इंफॉर्मेशन आप फ्लो करते हैं इन्फिनेटिव्स के थ्रू सेंटेंस में। शैल वी मूव फर्दर? चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या है? अब पार्टिसिपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो ना वर्ब और एडजेक्टिव के फीचर्स ले लेता है, यानी कि क्रिया और विशेषण। यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन की बात भी की है, तो पार्टिसिपल आप लोगों ने सुना होगा मेन वर्ब्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, राइट? दे कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पार्टिसिपल परफॉर्म करेगा। तो हमने यहाँ पर जो फीचर्स लिखा है, ये जो वर्ड फीचर्स है, इसके कहने का मतलब यही है कि भाई पार्टिसिपल है ना, वो वर्ब के काम तो करेगा ही एज यूजुअल, जो उसका काम है वर्ब का, लेकिन उसके साथ साथ वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। इतना फ्लेक्सिबल है वो। उसके सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? इट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड past participle. Present participle is nothing but the fourth form of the verb where you add ing to the base form. Correct? हमने ये लास्ट अपने लेक्चर में देखा था। Past participle is a third form of the verb which is generally the base verb के बाद हमेशा base जो हमारा फॉर्म है वर्ब का, हम उसके साथ ed n t और मे बी en से एंड कर देते हैं, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब हमने यहाँ पर नीचे मेंशन किया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, मतलब वो जो एक्ट करता है, दो तरह से वो एक्ट कर सकता है सेंटेंस में। इट वुड बी एक्टिंग एज प्योर एज वर्ब, वो एक्शन बताएगा, बट उसके साथ साथ वो एडजेक्टिव की भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकता है। लेट अस सी हाउ इट डज। सी वर्बल कैन बी, यहाँ पर मेंशन किया कि एक जो वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जो पार्टिसिपल्स है, उसमें जो वर्ब एक्ट करने का जो तरीका है पार्टिसिपल का, वो कैसे होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया है यहाँ पर, वर्बल पास्ट पार्टिसिपल। सो जब आपको आंसर लिखना होगा तब आप ये पूरा लिखेंगे। यू विल बी आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस एंड यू विल सी कि वो उसका फॉर्मेशन क्या है, वो कौन से फॉर्म में है, V3 या V4, एंड अकॉर्डिंगली यू विल राइट द आंसर। तो आपको आंसर एक्चुअली ऐसे ही लिखना है, वर्बल पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन क्या बोलता है? बेस फॉर्म के साथ V1 के साथ आप जब भी कोई ऐसे स्पेलिंग्स देखें, द वर्ब व्हिच इज एंडिंग विद D, ED, NT और मे बी EN, तो वो आपके पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल्स। Deceived by his friends, he lost all hopes. So अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपका सेंटेंस ही इनिशिएट हो रहा है एक वर्ड जो डी से खत्म हो रहा है। डिसीव का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है डिसीव्ड। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप्स। अब हमें यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे से मैम लॉस्ट भी तो है, लॉस्ट इज अ मेन वर्ब हियर, फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, इस डिसीव्ड वर्ड के आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, और अगर हम उसके पीछे देखें तो ये उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ये वर्ब प्लस डी जो भी फॉर्म यूज कर रहा है वो प्योर वर्ब है। तो चलिए, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप्स, तो डिसीव्ड एक ऐसा वर्ड होगा जो वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर पार्टिसिपल्स को वेरीफाई करने के लिए ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। आप जैसे जीरेंस को व्हाट के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर आप बहुत ध्यान से रीड करें, बहुत अवेयरनेस के साथ अगर आप रीड आउट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिसीव्ड एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, उसके आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, एंड अगर उसके आगे सब्जेक्ट होता तो वो प्योर फाइनाइट वर्ब हो जाता, वो तो नहीं है, वो तो पीछे है। देखिए लॉस्ट,
तो हमें ये सेक्शन कंसिडर ही नहीं करना है फिर। Deceived is our correct answer and it would be deceived equals to verbal past participle. ये आपका आंसर होगा। Second example, taken by surprise, Alice hugged her long lost friend. Again, this sentence is starting with the past participle form of verb. Taken by, take took, taken, right? और ये सेंटेंस का सेक्शन तो हम देखेंगे नहीं, क्यों? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जो हमें ये बताए कि वो वर्बल पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पर एक सेंटेंस में हमें एक चीज मिल रही है, देखिए इसी सेंटेंस में, और ये है वर्ड लॉस्ट, लॉस्ट फ्रेंड। तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल में है, लेकिन वो यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर रहा। किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। लॉस्ट कैसा फ्रेंड था? एलिस हग्ड हर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। एलिस ने अपने बहुत पहले से बिछड़े हुए फ्रेंड को हग किया। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया, जो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन है। ठीक है, सो टेकन इज द verbal past participle and lost would be acting as an adjective past participle. Yes, it is possible कि आपको एक ही सेंटेंस में दो finite verbs पूछे जा सकें। वो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं आपको, लेट्स से infinitive and participle का, जैसे यहाँ पर दो पार्टिसिपल थे। स्टार्टिंग में आपके पास verbal past participle है और सेंटेंस के एंड में आपके पास adjectival past participle है। ऐसे आपका कॉम्बिनेशन gerund infinitive, infinitive participle, participle इन्फिनेटिव, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको एक सेंटेंस में भी मिल सकता है। टाइम मिसस्पेंट इज टाइम लॉस्ट। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे ना, सब्जेक्ट मिसस्पेंट, ठीक है, इज, यहां पर टाइम मिसस्पेंट इज टाइम लॉस्ट, तो ये एक्चुअल वर्ब हो गया टाइम लॉस्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स जो मैंने वर्ड छोड़ दिया है और वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है, that is your verbal past participle. Misspend का past form misspent है। spend बोलते हैं ना, spend, 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 तो गलत तरीके से अपने टाइम को जाया करना, जिसे हम बोलते हैं, वो टाइम वापस नहीं आने वाला है। So that's what is explained through this sentence. Blinded by the storm, they lost their way. देखिए ये सेंटेंसेस बड़े कॉमन से हैं, देख रहे हैं आप, डिसीव्ड, टेकन, ब्लाइंडेड। तो आपके सेंटेंस वर्ब के साथ DED, NT या EN से खत्म होंगे ना, इनके आगे सब्जेक्ट नहीं होते। ये वर्ब के फॉर्म में है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर लेंगे। ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म दे लॉस्ट देयर वे। सो ब्लाइंडेड, ब्लाइंड का पास्ट फॉर्म ब्लाइंडेड वर्ब यूज किया है, मतलब ये बहुत प्योरली एक्शन का काम कर रहे हैं कि भाई स्टॉर्म, तूफान आने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक गए। तो ब्लाइंडेड एक एक्शन है ना, मिसस्पेंट एक एक्शन है, टेक से टुक, टेकन बना तो एक्शन है, डिसीव से डिसीव्ड बना, वो भी एक एक्शन है। तो एक्शन को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड जो होगा वो वर्ब होगा डेफिनेटली, है ना। तो हमें उसका फॉर्मेशन देखना है कि भाई वो अपने स्पेलिंग क्या फॉर्मेशन ले रहा है, किस फॉर्म्ड में, किस फॉर्म में उसके स्पेलिंग आए हैं। So when they are ending with D, ED, NT or EN, they are simply past participle form, right? As we have verbal past participle, वैसे ही हमारे पास ऐसा participle है जो present form में होगा। बड़ा ही simple concept है इसका। Base form के साथ ING लग जाता है। देखिए आपके सेंटेंस में जहां पर भी verb plus ING होगा, they will be acting as a verb, they are acting as pure as a verb, मतलब वो verbal present participle है। बड़ा इजी है, पहले ING verb forms को आप ढूंढ लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस में है putting the newspaper away, he closed his eyes. Putting the newspaper away, he closed his eyes. ये सेक्शन में अगर आप देखोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, हमारे पास वैसे भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो ING से खत्म हो, तो उस सेक्शन को आपको फोकस ही नहीं करना है। He heard a child crying inside. Verb plus ING मिल गया, मैंने अंडरलाइन कर लिया। Looking at the beautiful painting, I dropped the cup.
लुकिंग, पेंटिंग एक नाउन है, ठीक है। लुकिंग एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग, आप कहेंगे मैम उसमें भी तो आईएनजी है, बट इट इज प्योर अ नाउन, तो आप उसे अंडरलाइन नहीं कर सकते, राइट। आई मेट अ गर्ल कैरिंग अ बंच ऑफ रोजेस, कैरिंग, हमने सबसे पहले वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है ऐसा फॉर्मेशन वाला वर्ड सेंटेंस में अंडरलाइन कर दिया, मतलब हमें समझ में आ गया भाई वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई सेंटेंस में वो वर्ब की तरह एक्ट करे या एडजेक्टिव, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। पुटिंग द न्यूज़पेपर अवे ही क्लोज्ड हिज आईज, उन्होंने न्यूज़पेपर को साइड में रखते हुए अपनी आंखें क्लोज कर ली, एक एक्शन हुआ। ही हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग इनसाइड, उस बंदे ने एक बच्चे को रोते हुए सुना, कोई बच्चा अंदर की तरफ था, वो रो रहा था, तो एक एक्ट था रोने का, अगेन अ वर्ब। लुकिंग एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग, यू नो, जैसे ही मैंने पेंटिंग को देखा, पेंटिंग को देखते ही मेरे हाथ से कप गिर गया, है ना। तो मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज थी, मैं एकदम शॉक हो गई, मैं बहुत अमेज्ड हो गई, मैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे एक्सप्रेशन से भर गई कि भाई इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग, मेरे हाथ से कप ही गिर गया। सो इट्स एन एक्ट। I met a girl carrying a bunch of roses. Pure verb. मैं एक ऐसी लड़की से मिली जिसने रोजेस उठा रखे थे, वो उठाकर लेकर जा रही थी, ठीक है, उसने कैरी कर रखे थे। सो जब भी आपके पास वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म हो और वो पर्टिकुलर वर्ड एक एक्शन का काम कर रहा हो, वो वर्बल प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, वर्बल भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो पहले हमने वर्बल कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्टिसिपल्स के दूसरे फॉर्म में, कि वर्ब तो होता ही है, उसके अलावा वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का भी काम कर सकता है। देखिए जो पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है वो तो सेम रहेगा, V3 फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ आप डी, ईडी, टी, ई एन या फिर एन से वो वर्ड खत्म करते हो। मुद्दा यहाँ पर ये है कि वो वर्ड यहाँ पर प्योरली एडजेक्टिव का काम करेगा, तो हम उसे लिखते समय ना एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। वी विल सेंड देम हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है कि भाई हम उन्हें हैंड रिटन नोट्स भेज देंगे। तो यहाँ पर मुझे यही ध्यान देना है कि क्या मेरे सेंटेंस में कहीं पे ऐसा वर्ब है जो डी, ई डी, टी, ई एन या एन से खत्म हो रहा है। चलिए क्विकली हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। द ओल्ड मैन हैड sunken eyes, en अंडरलाइन कर दिया। A burnt child dreads the fire, it is ending with D। देखिए burnt child and hope refills my weakened will। देखिए विशेषण क्या करता है, नाम को ज्यादा स्पेसिफाई करके बताता है। You know, a word which describes a noun, it's an adjective, correct? So we will send them handwritten notes। कैसे notes भेजेंगे, notes noun है, handwritten notes तो noun को explain करने वाला word adjective होता है, तो ये बन गया हमारा adjectival past participle। The old man had sunken eyes, कैसी आंखें थी उनकी, आंखें कैसी थी, noun, and noun को describe करने वाला word हो गया adjective। So this is adjectival past participle। A burnt child dreads the fire, you know, एक बच्चा जो जल चुका है वो हमेशा आग से डरता है। So अगर आप देखोगे ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी देख लेते हैं, ठीक है। A burnt child dreads the fire, यहाँ पर चाइल्ड कैसा है, बच्चा कैसा है, जला हुआ, कि वो जल चुका है जिसकी वजह से उसके मन में बह आ गया है ना, डर गया है वो। And hope refills my weakened will, कि यू नो आशा, मैं बहुत ज्यादा अपनी विल पावर खो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं थी, लेकिन आशाओं की वजह से, होप की वजह से वापस से वो रिफिल्ड हो गई। तो यहाँ पर विल एक नाउन का काम कर रहा है, उस नाउन को स्पेसिफाई किया एक विशेषण ने, एंड दैट विशेषण, दैट एडजेक्टिव इज एंडिंग विद ed, weekend। So in short, adjectival past participle would be a word in a sentence which will describe a noun, and अगर उसके स्पेलिंग का फॉर्मेशन देखें तो वो ऑब्वियसली पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होगा, यानी कि बेस फॉर्म के साथ
या तो वो DED से खत्म होगा। हमें पता है कि जब भी D और ED से खत्म होता है कोई भी वर्ब तो वो रेगुलर वर्ब होता है, और जब भी वर्ब आपका TEN या N से खत्म होता है तो वो इरेगुलर वर्ब होता है। इसलिए मैंने ये वाले स्पेलिंग सारे लिख दिए, DED TEN N। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास जो DED है वो रेगुलर वर्ब के लिए यूज होता है, और TEN और N हमारे इरेगुलर वर्ब्स के लिए यूज होता है। So these are used for regular verbs and these three are used for irregular verbs. ठीक है? So I hope the concept is clear. जब भी आप सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड देखेंगे जो पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है और वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। पार्टिसिपल में जो हमारा एडजेक्टिव जो वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो आईएनजी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, वर्ब प्लस आईएनजी को ढूंढेंगे सेंटेंस में। देखिए, वी हैड अ ड्रिंक ऑफ स्पार्कलिंग वाटर, he fell out of a moving car, I love the noise of falling rain, the class is full of smiling faces. So here we have sparkling, moving, falling, smiling. All we have here words which are describing a noun. Correct? कैसा हमने पानी पिया? Sparkling, flavored water पिया। वो गिर गया कैसी कार से? जो कार चल रही थी। मुझे किसकी आवाज पसंद है? जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, गिरती हुई बूंदें, अब बारिश आ रही है, राइट? फॉलिंग हमने वर्ड यूज किया, फॉल प्लस आईएनजी। द क्लास इज फुल ऑफ स्माइलिंग फेसेस, कैसे चेहरे थे? स्माइलिंग वाले। सो जो बॉक्स में है वो हमारे नाउन है, और नाउन को एक्सप्लेन करने वाले वो वर्ड्स जो अंडरलाइंड है और वो वर्ब के आईएनजी के फॉर्म में यूज हुए हैं, राइट? सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। वर्ब अपने डिफरेंट फॉर्म्स में है, लेकिन वो यहाँ पर टेंस नहीं बताएगा। आप देखोगे मैं रेड इंक से अब यहाँ पर टेंसेस को अंडरलाइन कर देती हूँ। देखिए ये सारे वर्ड्स हैं जो हमें टेंसेस बताते हैं। हमने इन पे फोकस ही नहीं किया क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बिल्कुल भी टेंसेस की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है। हम ये अपनी लाइफ में सेंटेंसेस इसलिए फ्रेम करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को यूज करके सेंटेंसेस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इंप्रेसिव स्पोकन लैंग्वेज बोल सकें, हम इंप्रेसिव लैंग्वेज यूज कर सकें, हमारे लिए इजी हो एक्सप्लेन करना और सामने वाले के लिए इजी हो हमारी बात को समझना। तो एक कमांड जो होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, वो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स देते हैं। So quickly we'll sum up the concepts again. हमने वर्ब से शुरू किया एंड वी डिस्कस्ड कि वर्ब दो तरह के हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। आज हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को कवर अप किया। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो हमेशा एक्शन के ऊपर फोकस करता है, टेंसेस के ऊपर नहीं। हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर 2 प्लस वर्ब है, इन्फिनिटिव, वॉकिंग स्टिक। स्टिक कैसी थी? मेरी ग्रैंडमा कैसी स्टिक यूज करती है? चलने वाली छड़ी। छड़ी बहुत तरह की होती है, राइट? तो स्पेसिफाई कर दिया कि भाई वॉकिंग स्टिक, चलने के लिए जो सहारा लेने के लिए हमें छड़ी यूज होती है। साइकिलिंग इज अ मोड ऑफ एन एक्सरसाइज। व्हाट इज अ मोड ऑफ एन एक्सरसाइज? साइक्लिंग, राइट? सो ये हमने 3 एग्जांपल लिए। फिर हमने देखा कि 3 तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जिरेंट्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। इन्हें हमने थोड़ा सा डेप्थ में गो थ्रू किया। जिरेंट क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के आगे आईएनजी लग जाता है लेकिन वो नाउन का काम करता है। क्यों नाउन का काम करता है? क्योंकि वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज हो सकता है, या फिर वो प्रीपोजिशन के बाद में आ सकता है, या फिर वर्ब के बाद में आ सकता है। ये सारी पोजीशन नाउन की हो सकती हैं। यस, इट्स पॉसिबल। हमने 4 एग्जांपल्स देखे हैं इनमें। और जब भी आपको जिरेंट को वेरीफाई करना है तो आप हमेशा क्वेश्चन व्हाट पूछते हैं उसे वेरीफाई करने के लिए। बड़ा सिंपल है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पार्टिसिपल्स और जिरेंट्स के बीच में डिफरेंस समझ नहीं पाते। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन को व्हाट पूछते हो, ऐसा फ्रेमिंग कि आईएनजी फॉर्म आपको आंसर के फॉर्म में मिले, तो वो सिंपली आपको मिल जाएगा जिरेंट का आंसर। तो वेरीफाई करने के लिए भी इजी है, राइट? जिरेंट
हमने कहा कि जिरेंट एक ऐसा नाउन अपना नाम है, वर्ब अपना नाम है। जब वर्ब ने अपनी पोजीशन चेंज करके नाउन की प्लेस पे आया तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब हमने कोई उसमें से नई चीज बनाई कि वर्ब की पोजीशन चेंज करके नाउन की पोजीशन पे लेकर आओ, तो नाम तो नया देना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम जिरेंट है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब का। ये बेस फॉर्म के आगे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, उसके आगे हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। जब ये दोनों सेंटेंस में जब भी साथ में आते हैं तो इन्हें इन्फिनेटिव्स कहा जाता है, टू प्लस वर्ब। ये सेंटेंस में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे हमारा जिरेंट था। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, प्रीपोजिशन ऑफ द वर्ब, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या वर्ब के आगे प्रीपोजिशन टू है। ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट था पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। इसमें हम V3 और V4 फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल्स देखते हैं, वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म्स देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था वर्बल पास्ट पार्टिसिपल, ऐसा वर्ब जिसके एंड में डी ई डी एन टी या फिर ई एन आता है और वो वर्ब के वो प्योर एक वर्ब की तरह काम करता है। अगर वही पास्ट पार्टिसिपल की जगह पे वर्ब अपना फॉर्मेशन चेंज करके आईएनजी लगा दे और फिर तभी भी वो वर्ब का काम कर रहा है, तो इट वुड बी वर्बल प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल, ऐसा वर्ब फॉर्मेशन जो डी ई डी टी ई एन या एन से खत्म हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर वर्ब का नहीं, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। बहुत इजी है, सेंटेंस में हमेशा उन वर्ड्स को फोकस करिए जो इन अल्फाबेट से खत्म होते हैं, इट वुड बी क्वाइट इजी टू रिकॉग्नाइज देम। एडजेक्टिवल प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर आप पार्टिसिपल को पहले ढूंढिए, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। वो ऑब्वियस है, आपके मेन वर्ब, आपके फाइनाइट वर्ब की पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, होंगे भी नहीं। इनफैक्ट आपका फोकस होना चाहिए वो चीज को छोड़कर आप दूसरे सेक्शन पे देखिए सेंटेंस के। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर और आईएनजी के फॉर्म में है, वो हो जाएगा एडजेक्टिवल प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। सो these were the concepts related to non-finite verbs. We have covered this topic and आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक शबा खैर, ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच।